दोस्तों, एचडी अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। इंडियन ज्योग्राफी में आज हमारा होगा क्लास नंबर 5वां। इससे पहले हमने आपको 4 क्लास करा दिया। अगर आपने उसे नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ प्लेलिस्ट का, आप वहां से उन वीडियो को जरूर देखिएगा। आज का सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी की बात करने वाले हैं और उसमें जो हमारा एग्रीकल्चर का जो पोर्शन होता है वहाँ से हमसे कुछ सवाल पूछे जाते हैं, हम लोग उस पर चर्चा करेंगे और पेपर में यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। तो आइए, भारतीय कृषि और पशुपालन, चूंकि यह बहुत ज़्यादा रटने वाला पोर्शन है, इसमें आपको बहुत चीज़ें याद ही करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा ज़्यादा। तो एक दो बार इसको पढ़ेंगे तो आपका काम बन जाएगा। देखिए, अगर हम बात करते हैं भारतीय कृषि की, तो साथियों भारत की जो कृषि है यानी जो हम एग्रीकल्चर करते हैं वह भारत के पूरे भूभाग के लगभग 51% क्षेत्र पर करते हैं। यानी भारत का अगर क्षेत्र मान लीजिए कुल 100% जो भूमि है भारत का, उसके 51% भूमि पर ही खेती होती है। बाकी जो 49% भूमि है उस पर अन्य गतिविधियां होती रहती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सवाल ये बनता है कि देश में, भारत के अंदर जो हमारी कार्यबल शक्तियां हैं, कार्यबल शक्तियां कहने का मतलब जो काम करने वाले लोग हैं। ठीक है, आप जानते हैं कि देश में वो 15 से 45 वर्ष की उम्र के लोगों को हम कार्यबल के अंतर्गत काउंट करते हैं। जब आप जनगणना पढ़ेंगे तो वहां पर आप इसे जरूर पढ़ेंगे। तो भारत में जो कार्यबल हैं, ठीक है, मतलब लेबर फोर्स जो होते हैं, उनका 54%, आप देख सकते हैं 54.6%, लगभग में 55% लोग आज भी साथियों कृषि और उससे संबद्ध क्षेत्र में लगे हुए हैं। यानी भारत के 54% से ज्यादा लोग आज भी कृषि और संबद्ध क्षेत्र यानी जो आपका प्राथमिक क्षेत्र है उसके साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, आगे हम बात करेंगे तो भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेश में बांटा गया है। यहीं पर एक बात और क्लियर कर दीजिएगा, जो हमारा उत्तर प्रदेश है उसे 9 कृषि जलवायु प्रदेश में बांटा गया। इस बार यूपीपीएससी आरओ 2023 में यह सवाल दिया गया था कि उत्तर प्रदेश को कितनी जलवायु प्रदेश में बांटा गया। शायद ऑप्शन में 11 बताया गया था, जो कि गलत था। सही जवाब होता आपका वहां पे 9। तो उत्तर प्रदेश को 9 कृषि जलवायु में बांटा गया है, जबकि पूरे भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेश में बांटा गया है। अब देखिए, कृषि योग्य भूमि के अगर आधार पे हम देखें तो सबसे ज्यादा कृषि करने योग्य भूमि वह संयुक्त राज्य अमेरिका में है। यानी यूएसए की जो टोटल भूमि है उसका सबसे ज्यादा भूमि पर वो लोग अपना एग्रीकल्चर करते हैं। हमारा भारत दूसरे नंबर पे आता है और तीसरे नंबर पर चाइना आता है। तो कृषि करने लायक हमारा भारत दूसरे नंबर पे है, हमारे भारत में ज्यादा भूमि पर होता है। इसके बाद चाइना, हालांकि चाइना बहुत सारे प्रोडक्शन में शीर्ष पर है क्योंकि उसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, उत्पादकता ज्यादा है साथियों। ठीक है, भारत में चीन की तुलना में अधिक कृषि योग्य क्षेत्र, सिंचाई योग्य भूमि है, लेकिन भारतीय कृषि प्रति हेक्टेयर उत्पादकता चीन की तुलना में क्या है, कम है। देखिए, इस पॉइंट को स्टेटमेंट के रूप में पूछा जा सकता है क्या, कि मेरे भाई भारत जो है, भारत के अंदर चीन से ज्यादा कृषि योग्य क्षेत्र है और हमारे यहाँ सिंचाई योग्य भूमि भी चीन से ज्यादा है, लेकिन जो हमारे यहाँ की उत्पादकता है, प्रोडक्टिविटी है प्रति हेक्टेयर की दर से, वह चीन की मात्रा में कम है। जैसे मान लीजिए चीन 1 बीघा जमीन है, आपके यहाँ पता नहीं क्या बोलते होंगे, मान लीजिए 20 हेक्टेयर की जमीन है, 1 बीघा जिसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पे 5 क्विंटल हमारे यहाँ अगर उगाया जाएगा, ठीक है, तो चाइना वाले इसी 1 बीघा में 7 क्विंटल उगाते हैं। तो उसकी उत्पादकता ज्यादा है, हमारे यहाँ उत्पादकता क्या है, कम है। लेकिन हमारे यहाँ कृषि योग्य भूमि ज्यादा है और सिंचाई योग्य साधन भी ज्यादा है। क्लियर हो गया मामला? ठीक है, ठीक है। देखिए अभी कृषि की जनगणना 2014-15 ही चल रहा है। सरकार का इस पर कब ध्यान आएगा भगवान ही जाने। 5 वर्ष बाद कराना चाहिए था जनगणना कृषि का, लेकिन भाई साहब अभी तक नहीं करवा पाए हैं। हर चीज में सरकार जो है आंकड़ों में काफी पीछे रही है। अब देखिए 2014-15 के आंकड़े ही समझने पड़ेंगे। देश में कृषि भौगोलिक क्षेत्रफल के लगभग में 328.7 मिलियन हेक्टेयर पर की जाती है। ठीक है, जिसमें से 140 मिलियन हेक्टेयर पर निवल कृषि बोया किया जाता है और 198.4 मिलियन हेक्टेयर पर सकल फसल क्षेत्र है। ये दोनों स्टेटमेंट आपको याद रखना होगा। टोटल कितना है, तो 328.7 मिलियन हेक्टेयर है। इनमें से 140 मिलियन हेक्टेयर पर निवल कृषि है और 198.4 मिलियन हेक्टेयर पर सकल फसल, मतलब सारी फसल मिला के उगा जाती है। अब देखिए, इस प्रकार से देश में
भारत की जो फसल सघनता है वह 142% के आसपास में मापी गई है और इस स्टेटमेंट को आपको ध्यान रखना है। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 43% भाग शुद्ध बोए गए क्षेत्रफल के अंतर्गत आता है। इसमें खाद्यान्न कृषि के अंतर्गत आने वाली भाग कितनी है? तकरीबन 65.6%। ठीक है, तो पूरे भूमि में 43% आता है और उस 43% में हम सिर्फ खाद्यान्न उगाते हैं 65% में, बाकी में अन्य फसलें उगाई जाती है। जो बचा हुआ है 35% उसमें अन्य फसलें, लेकिन 65% में हम खाद्यान्न फसलें उगाते हैं साथियों। शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल कितना है? 43% है। ठीक है, अब देखिए एक प्रश्न यहीं पर पढ़िएगा, फसल चक्र क्या होता है? देखिए ये बहुत आसान सी बात है और यूपीपीएससी में ये प्रश्न पूछा भी गया है, समीक्षा अधिकारी में भी पूछा गया। तो देखिए होता क्या है, फसल चक्र में किसी निश्चित क्षेत्र में एक निश्चित अवधि के अंतर्गत फसलों को ऐसे क्रम में उगाया जाना जिससे कि भूमि की उर्वरा शक्ति का न्यूनतम ह्रास होता है, उसी को हम फसल चक्र कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका ये गांव है और आपके गांव में आप देखते होंगे कभी कभी आलू बो दिया जाता है और उसी में आलू निकाल करके उसमें जो है आप देखते होंगे तो आलू के बाद आलू को निकाल करके लाही वगैरह यानी सरसों बो दिया जाता है साथी, है ना। मतलब कि एक ही खेत में एक ही वर्ष में दो फसलों को उगा दिया जाता है, जिससे क्या होता है, मृदा का न्यूनतम ह्रास होता है। अब इसी प्रोसेस को हम जो है फसल चक्र कहते हैं। अब इसकी क्या चीजें होती हैं, अगर आपको फसल चक्र करना है तो क्या बातें ध्यान रखना है, ये हमसे यूपीपीएससी पूछा है। क्या? देखिए, कम गहरी जड़ वाली फसल के बाद गहरी जड़ वाली फसल को उगाना चाहिए। अब देखिए कम गहरी जड़ वाली फसल, अगर आपने इस सीजन में कम गहरी जड़ वाली फसल को आपने बोया है, ठीक है, तो उसके बाद आप जो है गहरी जड़ वाली फसल को बो दीजिए। जैसे अरहर के बाद आप गेहूं बो दीजिए, अरहर के बाद क्या कर दिया, गेहूं की फसल लगा दीजिए साथी। अरहर का जड़ ज्यादा होता है, या इसका उल्टा भी आप कर सकते हैं। ठीक है, दलहन फसल के बाद आप गैर दलहन फसल को लगा दीजिए। अधिक खाद एवं पानी की आवश्यकता वाली फसल के बाद कम खाद और पानी, मतलब अपोजिट काम आपको करना है। ठीक है, फसल चक्र को अपनाने से मृदा की उर्वरक शक्ति बनी रहती है और रोग कीट खरपतवार नियंत्रण में भी क्या होती है, सहायता मिलती रहती है। ठीक है, अब देखिए कृषि के प्रकार में एक कृषि होती है साथी, इसे हम आदिम कृषि। हालांकि कृषि के कई सारे प्रकार होते हैं, कई प्रकार की कृषि होती है, लेकिन हम सबको नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है नहीं है। लेकिन आदिम कृषि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इसे हम स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं, स्लैश एंड बर्न और स्वीडन कृषि के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ से सवाल हमसे पूछा जाता है, इसलिए इस पॉइंट को आपको ध्यान पर रखना हो। अब देखिए आदिम कृषि भारत और विश्व दोनों के संदर्भ में हमें रखना होगा। भारत के संदर्भ में पूर्वोत्तर राज्य में आप जानते हैं आदिम कृषि को हम झूम कृषि के नाम से जानते हैं। मणिपुर में आप जानते हैं पामलू के नाम से जानते हैं। छत्तीसगढ़ अंडमान निकोबार में इसे दीपा कहते हैं। मध्य प्रदेश में आप देखेंगे तो इसको बेवर या दहिया के नाम से बुलाते हैं। आंध्र प्रदेश में इसे रख लीजिएगा पोंडू या फिर पेंदा के नाम से, ये पूरा रख लीजिएगा, पेपर में बनेगा। ठीक है, उड़ीसा में आप देखेंगे तो पामा डाबी या कोमान के नाम से या फिर ब्रिंगा के नाम से, जबकि पश्चिमी घाट में आप पाएंगे तो इसे कुमारी के नाम से जानते हैं। राजस्थान में आप देखेंगे तो बारले या फिर वाल्ट्रे के नाम से। यहीं पर हिमालय क्षेत्र में आप देखेंगे तो इसे खील के नाम से जानते हैं। झारखंड में आप देखेंगे साथी तो इसे कुरवा के नाम से जानते हैं। अब विश्व के अंतर्गत ये हमसे इस बार 2023 में पूछा गया समीक्षा अधिकारी में, आप पेपर में देख लीजिएगा, आपको मिलेगा। कुछ स्थानांतरित कृषि दिया है, उसके नाम आपसे पूछे गए हैं। जैसे वियतनाम और लाओस में आप देखेंगे तो स्थानांतरित कृषि को रे कहते हैं या फिर राय के नाम से जाना जाता है। जबकि मालागासी में आप देखेंगे तो स्थानांतरित कृषि को टाबी कहते हैं। जावा और इंडोनेशिया, ये सवाल पेपर में आया हुआ, यहाँ पे हुमा या फिर हुआ के नाम से जानते हैं। मध्य अफ्रीका में इसे मसूला के नाम से, जबकि पश्चिमी अफ्रीका में इसे लोगन के नाम से जानते हैं। भूमध्य रेखीय अफ्रीका में इसे साथी फैक के नाम से जानते हैं। युगांडा, जाम्बिया और जिम्बाब्वे यहाँ पर चेती मिनी के नाम से जानते हैं या चितमनी कहीं कहीं लिखा रहता है। जबकि म्यांमार और थाईलैंड में इसे तोंगिया या फिर टोंगिया के नाम से जानते हैं, पेपर में ये भी आ चुका है। जावा मलेशिया, इंडोनेशिया लेदांग या फिर लदांग के नाम से ये भी पेपर में आ चुका है। मैक्सिको में आप देखेंगे तो बरबेका के नाम से जानते हैं, यह रटना पड़ेगा भाई, है ना। मध्य अमेरिका, युगाटन, ग्वाटेमल, मैक्सिको, तो भाई इसे मिल्पा के नाम से।
मेक्सिको के बारे में और डिटेल में चर्चा हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी में करेंगे, क्योंकि पेपर में आता रहता है। ग्वाडेलूप की बात करेंगे तो इचाली यहाँ की स्थानांतरित कृषि है। सुमात्रा में आप देखेंगे तो दिंजुला के नाम से फेमस है। वेनेजुला में आप देखेंगे तो साथी कोनोको के नाम से। फिलीपींस में इसे कैंगिन कहा जाता है, ये भी पेपर में आ चुका है। श्रीलंका में चेन्ना के नाम से, जबकि थाईलैंड में तमरई और तिवाल के नाम से जाना जाता है। तो भाई इसे रट लेना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों को रटना ही पड़ेगा। देखिए भारत में फसलों का वर्गीकरण आप जानते हैं, भारतीय कृषि में 3 प्रकार की फसलें रबी, खरीफ और जायद की फसलें होती हैं। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो आइए देखते हैं रबी की फसल को समझते हैं, और यहाँ से समीक्षा अधिकारी में जो सवाल आया है, जो आ चुका है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। आने वाले सवाल के लिए इम्पोर्टेंट क्या होगा वो देखेंगे। देखिए आप सभी को पता है रबी मतलब गर्मी, गर्मी मतलब सूर्य, और गर्मी में हम लोग क्या करते हैं सामान्यतः अक्टूबर और नवंबर में, ठीक है, रबी की फसल को बोते हैं और अप्रैल से मई तक के बीच में काट लिया जाता है। तो ये तो सबको याद होगा यार, इसमें क्या बड़ी बात है, ठीक है। ये फसल देश के विस्तृत भाग में बोई जाती है। जैसे आप देखेंगे तो उत्तर और उत्तर पश्चिम राज्य, जैसे मान लीजिए पंजाब में ज़्यादा, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में गेहूं और अन्य फसलों के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है, यह रबी की फसल है। अब देखिए क्वेश्चन आर में इस बार पूछा गया 2023 में, शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभ, जब आप पवन पढ़े होंगे या जब आप भारत की जलवायु पढ़े होंगे तो आप जानते हैं कि ठंडक में भूमध्य सागर से जो हमारी भूमध्य सागर से आप जानते हैं जो पश्चिमी विक्षोभ है, ठीक है, जिसे आप जेट स्ट्रीम ऊपर लेकर के आती है। तो आप जानते हैं साथी कि जेट स्ट्रीम के द्वारा भूमध्य सागर से जल उठाया जाता है, और ठंडी के मौसम में एक धारा जेट स्ट्रीम की तो आप जानते हैं कुनलुन श्रेणी से होते हुए आगे निकल जाती है, और उसकी दूसरी धारा हिमालय पर्वत से होती हुई इधर ऐसे निकल जाती है साथी। तो बीच में हमारा हिमालय पर्वत होता है जो जेट स्ट्रीम को रोकता है, और जेट स्ट्रीम जो भूमध्य सागर से नमी उठाती है, उस नमी को ठंडक के समय में यह क्या करता है, ठंडक मतलब कि नवंबर दिसंबर जनवरी के आसपास में यह हमारे इस वाले एरिया में बरसात करा देता है। क्योंकि जेट स्ट्रीम जो है आप जानते होंगे, आपने इसको पढ़ा ही होगा, जेट स्ट्रीम के द्वारा भूमध्य सागर से नमी उठाया जाता, और ये बहुत तेजी से चलने वाली हवा होती है। एक धारा तो इसकी इधर चली जाती है, लेकिन दूसरी धारा हिमालय से टकरा करके यहाँ पे वर्षा कराती है। तो शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभ के नाम से ये जाना जाता है, और इससे होने वाली वर्षा जो है इन फसलों के लिए अधिक उत्पादन में सहायक होती है। क्योंकि अक्टूबर नवंबर में जो भी फसलें हमारे यहाँ बोई जाती हैं, शीतोष्ण वर्षा अगर हो जाती है तो गेहूं की फसल के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उसी समय हमें सिंचाई की आवश्यकता होती है। तो इसे थोड़ा सा ध्यान रखना, ये पॉइंट पेपर में पूछा गया है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ भाग में हरित क्रांति की सफलता भी रबी फसल की वृद्धि में एक महत्वपूर्ण क्रांति रही है। तो जानते ही हैं आप लोग कि जो हरित क्रांति हुआ था वह मुख्यतः पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान के कुछ क्षेत्र पर इसका इम्पैक्ट पड़ता है, और सबसे ज्यादा हरित क्रांति का प्रभाव गेहूं पर साथियों पड़ता है, ठीक है। अब कौन कौन सी फसलें आती हैं जो कि बोई जाती हैं अक्टूबर नवंबर में, तो आपको सर सबसे ज्यादा गेहूं बोया जाता है, तो गेहूं के साथ हमारा जौ भी बोया जाता है, और आपको याद होगा तो मटर बोया जाता है, और मटर चढ़ता किसके ऊपर है, सरसों के ऊपर चढ़ जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखेंगे उसी समय चना भी लोग बोते हैं, है ना, चना का साग, और फिर मटर का जो गुम्फा होता है उसको लोग मिला के खाते हैं, मजा ही मजा है। फिर साथ ही राई और मसूर की दालें भी इसी समय बोई जा रही हैं, क्योंकि जब चना मटर बोया जा रहा है तो ये भी आलू और मूली भी इसी समय जो है उगाया जाता है। तो आलू की खेती आप देख रहे हैं उसी समय की जाती है कि नहीं है, और अलुइया में तो मोड़िया पेड़वा डाल जाता है, और उसके साथ मूली बो जाए तो गाजर भी बो जाए। तो ये सारी जो गेहूं है, जौ है, चना है, मटर है, सरसों, राई, मसूर, आलू, मूली, गाजर, ये सभी के सभी आते हैं साथ ही किसके अंतर्गत, तो ये सभी लोग हमारे रबी की फसल हैं। दूसरा होता है खरीफ की फसल। तो अगर आप ध्यान रखेंगे तो महीना चल रहा है बरसात का, जून जुलाई आ गया है, और अब इसी जुलाई में गेहूं में रुपैया होगी धान की, क्योंकि धान की ही रुपैया होती है। तो भाई मेरे जून जुलाई में हम धान बो देंगे, और सितंबर अक्टूबर में हम धान जो है काट लेंगे। और इस समय और क्या क्या बोया जाएगा जरा ध्यान दीजिएगा।
तो चावल यानी धान तो बोया जाएगा, ज्वार बोया जाएगा, बाजरा बोया जाएगा, रागी बोया जाएगा, मक्का, ठीक है, जूट, मूंगफली, कपास बोया जाएगा, पटसन, तंबाकू, मूंग, उड़द, लोबिया, अरहरी इस समय बोया जाएगा, सोयाबीन, भिंडी। साथियों ये सभी के सभी हमारे खरीफ की फसल है। इनका नाम लिख करके आपको याद करना होगा, क्योंकि आपसे पूछेगा भिंडी कब कौन सी फसल है, तो खरीफ की फसल है। सोयाबीन किसकी फसल है, खरीफ की फसल है। तूर किसकी फसल है, खरीफ की फसल है। लोबिया खरीफ की फसल, उड़द, मूंग, तंबाकू, पटसन, कपास, और ये सभी के सभी कैसी फसल है साथी, सब खरीफ के, और सबको रखना होगा। देखिए जायद क्या होता है कि रबी और खरीफ के बीच में जायद होता है। अब इसे मार्च अप्रैल मई जून हम लोग कब खीरा खाए हैं, खाए कि नहीं खाए, ककड़ी खाए, खीरा खाए, करेला खूब खाए, खरबूज खाए, तरबूज खाए, सब्जियां, तो ये सब के सब जो है मार्च से जून के बीच में गर्मी में जो जो चीज खाए हैं वो सभी के सभी जायद में आती हैं। सब्जियां जो है साथी जायद में आ जाती है। उम्मीद करते हैं आपको रबी और जायद का फंडामेंटल समझ में आ गया होगा, रख लीजिएगा पेपर में बनेगा, ठीक है। अच्छा, भारत में कुछ खाद्यान्न फसलें हैं जिनके बारे में थोड़ा सा जानकारी रखना आवश्यक है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा जो पॉइंट कहूंगा उसे याद कर लीजिएगा। जैसे चावल या धान की हम बात करेंगे तो आप जानते हैं चीन के बाद हम सबसे ज्यादा चावल उत्पादन करते हैं, तो यही बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहेगा निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला, भारत जो है चावल का यानी सबसे बड़ा उत्पादक देश है। चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। क्या ये बात सही है? तो आप कहोगे नहीं सर, भारत चावल का सबसे बड़ा नहीं है बल्कि सेकेंड लार्जेस्ट है। तो यही पॉइंट तो हमसे पूछेगा, ठीक है। और चावल जो होता है वह उष्ण कटिबंधीय आर्द्र क्षेत्र में, जाहिर सी बात है इस समय हो रहा है तो उष्ण कटिबंधीय की ही जरूरत पड़ेगी। और इसकी उत्पत्ति साथ ही दक्षिण पूर्व एशिया मानी जाती है, यानी भले ही चीन में इसकी उत्पत्ति हुई हो पर दक्षिण पूर्व एशिया इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। चावल आप देखेंगे हमारे यहाँ तो उत्तर में और उत्तर पूर्वी मैदान, तटीय मैदान, डेल्टा भाग में पाया जाता है, ठीक है। अब चूंकि नहर वहर ज्यादा बनाया गया है इसलिए पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ क्षेत्र में भी चावल की खेती की जाती है। देखिए चावल अगर आप सोचिएगा इस समय धान की खेती करनी है तो टेम्परेचर लगभग में कितना होगा। तो अब देखिए अगर आप इस समय बोएंगे, इस समय चावल लगा रहे हैं तो टेम्परेचर कितना होगा, तो आप कहोगे सर इस समय तो टेम्परेचर लगभग में 30 से 35 के बीच में चल रहा है। तो 30 से 35 के बीच में इसे हम लगा रहे हैं, लेकिन क्या ये जब इसमें पुष्पन होने लगेगा यानी जब बलिया फूटे लगी धनवा की तो टेम्परेचर इतना रहेगा, तो आप कहोगे नहीं सर, उस समय टेम्परेचर कम हो जाएगा और 16 से 20 डिग्री टेम्परेचर के आसपास में टेम्परेचर रहेगा। और फसल पकने के दौरान यह थोड़ी थोड़ी टेम्परेचर बढ़ने लगता है तो 18 से 35 डिग्री टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। साथ ही क्लियर है यह बात, ठीक है। देखिए इसके लिए मृदा कैसी चाहिए, तो चिकनी या फिर जलोढ़क नमी धारण करने वाली मृदा की इसमें आवश्यकता होती है, ठीक है। वर्षा कितनी होनी चाहिए, तो जहां पे चावल उगाया जाएगा वहां पे 150 से 300 सेंटीमीटर के लगभग में वर्षा होनी चाहिए। तो अब आप कल्पना कर सकते हो कहाँ कहाँ पे चावल ज्यादा हो सकता है साथी, है ना। ठीक है, अभी देखा जाएगा कि शीर्ष कौन कौन उत्पादक हैं, एक के बारे में समझ लिया जाएगा। देखिए धान की कुछ प्रजातियां हैं, जैसे गोविंद नाम का धान पाया जाता है। कभी आपके यहाँ आया हुआ है, जिसके यहाँ आया वो बताएंगे। नरेंद्र मोदी 97, मतलब मजाक में मैं कह रहा हूँ, नरेंद्र 97 और नरेंद्र 118। इन सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है शुष्क सम्राट। शुष्क सम्राट याद रखिएगा, क्योंकि मटर का भी इसी से कुछ मिलता जुलता नाम है, तो इसलिए शुष्क सम्राट आप याद रखिएगा। नरेंद्र से याद आया, नरेंद्र से एक नाम और मिला, नरेंद्र लाल मती, ये भी धान की वो है। बरानी भी धान है साथी, बरानी दीप बोलते हैं। IR50, पंत धान 12, ये तो आपको मिला ही होगा। सीता, सरजू 52 आप तो देख ही रहे होंगे, राधा 70 सरजू 52 सबके यहाँ चलता है। पूसा 44, हंसा, जया, पद्मा, जमुनी, रत्ना, ये तो भैया देवी है, इनको याद रखना है ना। और एक साथ सत्यभामा, राजलक्ष्मी, तो भैया ये जो 5-6 नाम है
याद रखना। कौन कौन सा नाम? तो भैया सीता धान की प्रजाति है, हो गया। तो आप कहोगे हाँ सर हंसा धान है, ये भी सही है सर। जया धान की प्रजाति है, हाँ सर। पद्मा धान की प्रजाति है, हाँ सर। जमुनी धान की प्रजाति है, जमुना, हाँ सर। रत्ना क्या है? ये भी धान की प्रजाति है। उसके साथ साथ साथियों सत्यभामा क्या है? तो कृष्ण की सॉरी सत्यभामा ये भी जो है साथियों धान की प्रजाति है साथी। राजलक्ष्मी ये भी धान की प्रजाति। शताब्दी एक्सप्रेस धान की प्रजाति। प्यारी नवीन ये भी धान की प्रजाति है। कृष्णा और बाला ये भी धान की प्रजाति है। तो इनको एक दो बार तीन बार पढ़ेंगे तो कुछ पेपर में बन जाएगा, तो वो काम अपना चल जाएगा। ठीक है। अब सुगंधित धान की कुछ किस्में होती हैं, जैसे नोआ काला जीरा, ये सुगंधित धान है। पूर्ण भोगा, पूसा सुगंध 1, पूसा सुगंध 2, पूसा सुगंध 5, मालवी 5, पंत सुगंध 1, पूसा आरएच 10। ठीक है। अब पूसा आरएच 10 साथियों जो हमारी बासमती होती है उसकी संकर प्रजाति है। बासमती अगर आपको बोना है तो अगर 1 हेक्टेयर में डालना है बासमती तो 15 से 20 किलो चावल इसका लगेगा साथी रुपया करते समय। ठीक है। कुछ और बातें याद रखिएगा। देखिए जो कृष्णा और गोदावरी नदी का डेल्टा है उसे हम दक्षिण भारत के चावल का कटोरा कहते हैं। पॉइंट याद रखेंगे। भारत में चावल की खेती का सबसे ज्यादा हिस्सा उत्तर प्रदेश में है। हालांकि सबसे ज्यादा उत्पादन हम नहीं करते चावल का, ठीक है, पश्चिम बंगाल करता है, लेकिन खेती के लिए सबसे ज्यादा हिस्सा हमारे यहाँ मिलता है साथी। ठीक है। अब देखिएगा जो ब्लू ग्रीन एल्गी है जिसे आप नील हरे शैवाल बोलते हो, या फिर जो एजोस्पेरियम है, या फिर फास्फोबैक्टीरिया, या फिर एजोला। एजोला एक प्रकार का फल है, ये भी पेपर में पूछा गया है आर में ही। तो ये जैविक उत्पादक है। अब कहोगे ये क्या होता है? अच्छा ढाइचा आपने सुना है क्या? कभी आपने देखा ढाइचा? आपको सर ढाइचा क्या होता है? इस समय आप देखिएगा कहीं कहीं क्या होता है कि आप खेत में देखेंगे धान पे गेहूं जैसे कटवा देते हैं तो वहां पे ढाइचा को लगा देते हैं, खूब बड़ा बड़ा हो गया होगा। अब इसको क्या करेंगे, जब रोटावेटर चलाएंगे तो इसको पूरा मिला देंगे और इसे खाद बन जाएगा। तो वही है साथी जैविक। तो यहाँ पे कौन कौन लोग होते हैं, जैसे नील हरी शैवाल भी लगा देते हैं कुछ लोग, एजोस्पेरियम, फास्फोबैक्टीरियम, ज्यादातर लोग एजोला का इस्तेमाल करते हैं, सब ढाइचा के नाम से जानते हैं। ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान रखना है। दूसरी फसल हमारी गेहूं की फसल होती है। गेहूं आप जानते हैं समशीतोष्ण क्षेत्र है। समशीतोष्ण का मतलब कि कभी गर्मी कभी सर्दी। तो ये तो जब आप पढ़ेंगे अनेकार्थक शब्द तो ये अनेक शब्दों के एक शब्द में पूछता है कि थोड़ा कम थोड़ा गर्म थोड़ा ठंड, क्या बोलेंगे? समशीतोष्ण बोलेंगे। ठीक है। अतः भारत में इसकी खेती कब होती है साथी? शीत ऋतु के दौरान की जाती है। वैश्विक स्तर पर भारत चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा गेहूं भी उत्पादन करता है भी, इसे भी याद रखना है। देश में गेहूं उगाने वाले दो प्रमुख क्षेत्र हैं, एक तो हमारा उत्तर पश्चिम गंगा सतलुज का मैदान और दक्कन का काली मिट्टी वाले प्रदेश। अब देखो खतरनाक बात है ना, पंजाब साथी, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्र में गेहूं हो जाती है। क्या होना चाहिए? तो देखो उस समय 10 से 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास में तापमान होना चाहिए जब बोया जाए, और जब गेहूं कटाए तब उसमें 20-25 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है ना। मृदा कैसी होनी चाहिए? शुष्क होनी चाहिए, दोमट होनी चाहिए, चिकनी यानी उर्वर भूमि होनी चाहिए, कहने मतलब। वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर में काम चल जाएगा। ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी इसके बारे में याद रख लीजिएगा। गेहूं अब ये बता देंगे कौन सा राज्य किसके उत्पादन में है, टेंशन मत लीजिए, आगे हम उस पर चर्चा कर लेंगे। ठीक है। गेहूं की कुछ प्रजातियां हैं, जैसे राजा 30-70-77, पूसा सिंधु गंगा, यूपी 308, कल्याण सोना, सोनालिका, अर्जुन, कुंदन, देश रत्न, ठीक है, गोमती, कंचन, चंद्रिका, अमर। तो साथियों यह कुछ जो है गेहूं की प्रजातियां हैं, आपसे याद रखिएगा। ठीक है। गेहूं उत्पादकता को बढ़ाने के लिए कृषि वैज्ञानिकों द्वारा गेहूं की बौनी प्रजातियों का विकास किया गया है, जिनमें कौन कौन है? लार्मा रोजो 64A, सोनार 64, मेयो 64, यस 277, नूरिन 10 गेहूं। ये सब क्या है? बौनीपन की जीन है। हालांकि अब ये सवाल नहीं आता पर पूछ लेगा तो घबराना क्यों, है ना। साथियों बात करेंगे हम कपास की फसल। भारत को कपास, हमारे यहाँ आप जानते हैं भारत को ही कपास के पौधे का मूल स्थान माना जाता है। आप जानते हैं
पाषाण सॉरी आप जानते हैं हड़प्पा सभ्यता से ही हम मेसोपोटामिया मिस्र को अपने यहाँ से वस्त्र का निर्यात करते रहे हैं। ठीक है, तो कपास के लिए हमारा देश मूल स्थान माना जाता है। कपास उत्पादन में भारत विश्व में कैसा है? प्रथम स्थान पर है। समीक्षा अधिकारी 2023 का यह सवाल है, इसे आप नोट कर सकते हैं। अब रिपीट नहीं होगा, लेकिन इस आधार पर सवाल बन सकते हैं। तो भैया कपास उत्पादन में दिया है भारत हमारा प्रथम स्थान पर है। वैश्विक उत्पादन का लगभग में 25% कपास भारत में साथी उत्पादन होता है। ठीक है, इसे हम सफेद सोना भी कहा जाता है। यह अर्धशुष्क क्षेत्रों में खरीफ मौसम में उगाई जाने वाली उष्ण कटिबंधीय फसल है। इसे पककर तैयार होने में 6 से 8 महीने का समय लगता है। कपास आप जानते हैं मालवेसी कुल का पौधा होता है, ये सभी को पता है साथी, है ना। उत्तर पश्चिम और वह पश्चिमी भारत कपास के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। दक्कन पठार के शुष्क उत्तर भाग में काली मिट्टी कपास उत्पादन के लिए सबसे जानते हैं आप लोग उपयुक्त होती है। अच्छा, अब यहाँ पर एक पॉइंट याद रखना होगा कि इसमें फूल आने की अवस्था के दौरान स्वच्छ वातावरण की आवश्यकता होती है, यानी खिली धूप होनी चाहिए। इसके लिए ये 210 दिन का पाला रहित समय होना चाहिए। खनिज समृद्धि वाली रेगुर मृदा यानी काली मिट्टी चाहिए। तो ये 3 कंडीशन कपास के लिए बहुत ज्यादा उपयुक्त हैं, इसे ध्यान रखना आवश्यक है। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश कपास के साथ ही प्रमुख उत्पादक जो है राज्य हैं। अभी बताएंगे कौन कौन विशिष्ट हैं, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट कपास के बारे में जान लीजिए। छोटे रेशे वाले भारतीय कपास के साथ लंबी रेशे वाले कपास को देश के उत्तर पश्चिम भागों में नरमा कहते हैं। तो नरमा क्या है? कपास का एक प्रकार है जिसमें छोटे रेशे वाले भारत के भी कपास आते हैं और लंबी रेशे वाले जो अमेरिका के कपास हैं दोनों आते हैं। तो दोनों को संयुक्त रूप से उत्तर पश्चिम क्षेत्र में नरमा कहा जाता है। भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां पे कपास की 4 किस्म का उत्पादन होता है। कौन कौन किस्म? जी आर्बोरियम, जी हार्वेसियम, जी बारबाडेज और जी हार्सुटम। तो भैया ये चारों प्रकार जो है वो हमारे भारत में उगाई जाती हैं, ध्यान रखिएगा। महाराष्ट्र में कपास को महाराष्ट्र में यहाँ पे कपास लिखना चाहिए साथी, भूल गए। महाराष्ट्र में कपास को श्वेत स्वर्ण के नाम से जाना जाता है। कपास की खेती के कारण खंडावा महाराष्ट्र का और खरगोन जिला सफेद सोने का क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध है। कपास के बीज से कपास के रेशे प्राप्त होते हैं। यह भी क्वेश्चन कभी कभी विज्ञान में हमसे पूछ लेता है। अब हम एक और फसल पे बढ़ेंगे जिसका नाम है साथी जूट की फसल। देखते हैं क्या क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। अब हम बात करते हैं जूट की। देखिए भैया जूट को हम सुनहरा रेशा के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसे सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। जूट की फसल बाढ़ के मैदानों में जल निकासी वाली उर्वरक मिट्टी में उगाई जाती है, जहां हर वर्ष बाढ़ से आई नई मिट्टी जमा होती रहती है। इसके बढ़ने के समय उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। जूट जो है पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा और मेघालय, अगर आप ध्यान रख रहे होंगे तो ये पूरब के राज्य जो है वहां पे हो रहा है। भारत में जूट के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। इसका प्रयोग आप जानते हैं बोरियां, चटाइयां, रस्सी, तंतु व धागे, गलीचे ये सब बनाने में किया जाता है। जूट की बुआई सामान्यतः मार्च से मई के बीच में की जाती है। जूट के डंठल से साथियों चारकोल और गन पाउडर बनाया जाता है। तो मेरे भाई इससे थोड़ा ध्यान रखना होगा। जूट की 2 प्रमुख किस्में होती हैं, एक को हम बोलते हैं कैप्सुलेरिस, ठीक है, और दूसरे को हम बोलते हैं साथी ओलिटोरियस। तो इसको थोड़ा सा आप याद रखिएगा। कैप्सुलेरिस को सफेद जूट या कहीं कहीं कंकिया बम्बई के नाम से भी जाना जाता है, जबकि ओलिटोरियस को हम देव या फिर टोंसा जूट के नाम से जानते हैं। जूट को भारत का स्वर्णिम तंतु यानी सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। तो अभी हमने आपके लिए देखा कि इसके लिए जलवायु दशा कितनी होनी चाहिए, तो 24 से 35 डिग्री के बीच में आसपास होना चाहिए। जलोढ़क मृदा की आवश्यकता होती है। वर्षा 90% आर्द्रता के साथ 150 सेंटीमीटर के आसपास में होनी चाहिए। टोसा और सफेद जूट भारत में जूट की प्रमुख किस्में हैं, यानी गोल्डन फाइबर की प्रमुख किस्में हैं। ठीक है, ये चीजें अभी हम कुछ प्रकार और पढ़ेंगे, रेशे का प्रकार पढ़ेंगे, तो अब तनाव मत लेना, मैं कुछ छोड़ूंगा नहीं, स्टेप बाय स्टेप सब पढ़ लेंगे
और आखिरी में आप पेपर देख कर आना, देखना एक भी क्वेश्चन आपसे बचेगा नहीं, सब हल हो जाएगा। ठीक है, देखो यार, गन्ने की अगर हम बात करें तो आप जानते हैं उष्ण कटिबंधीय है, लेकिन उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में भी हम पानी वगैरह दे करके उगाते हैं इसको। और गन्ना आप जानते हैं ग्रैमीनी कुल का पौधा है और किसी प्रकार की मिट्टी में उगाया जाता है। ब्राजील के बाद भारत गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इस पॉइंट को नोट करना, इस बार आर हो सकता है पूछ ले कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। तो इसमें कह सकता है कि भारत जो है वह सेकेंड गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है। फर्स्ट कहेगा तब तो गलत हो जाएगा, सेकेंड है। और गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, तो आप कहोगे सर ब्राजील जो है वो गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है, सेकेंड पर हमारा भारत आता है। ठीक है, अब भारत में गन्ने की खेती में सबसे ज्यादा भूमि हमारे यहाँ पाया जाता है उत्तर प्रदेश में, इसके बाद साथियों महाराष्ट्र में। और आपको पता है उत्तर प्रदेश चाहे वो आपका गन्ना हो चाहे वो आपका आलू हो, इन दोनों के उत्पादन में देश के अंदर नंबर 1 का राज्य है। ठीक है, उत्तर प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये सब लोग भी गन्ने का उत्पादन करते हैं। तापमान कितना होना चाहिए, 21 से 27 डिग्री सेल्सियस। वर्षा कितनी होनी चाहिए, 75 से 150 डिग्री सेल्सियस के आसपास में। और उष्ण और आर्द्र जलवायु भी इसके लिए चलेगा। साथियों कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट जो आपको याद रखना होगा, क्या भारत में गन्ने के प्रजनन का काम कहाँ पे किया जाता है, कोयम्बटूर में। और यहीं पर 1912 में, ये समय याद रखिएगा, गन्ना प्रजनन संस्थान खोला गया कोयम्बटूर में। तो गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ पे है, कोयम्बटूर है। ठीक है, कब खोला गया, 1912 में। 1 अप्रैल 1969 को इसे ICAR, ठीक है, का भाग बनाया गया। वर्ष, ये प्रश्न पेपर में आ चुका है, वर्ष 1903 में भारत का प्रथम चीनी मिल, इसकी स्थापना कहाँ पे की गई साथी, उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में प्रतापपुर में किया गया था साथी। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य को भारत का शक्कर का प्याला भी कहते हैं। क्या कहते हैं, शक्कर का प्याला कहा जाता है। चीनी उद्योग दक्षिण भारत में अधिक विकसित है। अभी एक प्रश्न स्टेटमेंट में पूछा गया है कई बार, तो इसे आप याद रखना, क्या कि जो चीनी उद्योग है वो दक्षिण भारत में ज्यादा है। भाई आप देख रहे हैं उत्पादन तुम्हारा उत्तर प्रदेश में कर रहा है, लेकिन दक्षिण भारत में कहा जाता है अधिक विकसित है। क्यों क्यों क्योंकि गन्ने की प्रति हेक्टेयर पैदावार, पहला, दूसरा, गन्ने के रस की मात्रा दक्षिणी राज्य में अधिक है। तो दक्षिण भारत में जो गन्ना होती है उसमें रस ज्यादा होता है, भले ही उत्तर भारत में जो है पैदावार ज्यादा होता है, लेकिन रस वहां पे होता है। तो कंपनी वाले खुद थोड़ी बिटोरेंगे, कंपनी वाले बोलते हैं कितना ज्यादा रस हमें मिल पाए, तो इसलिए चीनी मिल ज्यादातर जो है वो दक्षिण भारत में है। CO1148 एक गन्ने की साथियों प्रजाति है। एक फसली कृषि व्यापारिक अन्य कृषि की विशेषता होती है। अच्छा, एक फसली कृषि क्या है, तो एक फसल जैसे गन्ने का खेती हो गया, तो एक ही फसल की कृषि है, तो व्यापारिक अन्य कृषि की विशेषता होती है, क्योंकि इस कृषि में एक वर्ष में एक ही फसल का उत्पादन किया जाता है साथी। तो जाहिर सी बात है जो भी एक फसली कृषि होती है वह व्यापारिक अन्य कृषि की एक विशेषता मानी जाती है। तो यह सवाल भी पेपर में पूछा गया है। इसके बाद अब हम तिलहन बोएंगे। तिलहन आप जानते हैं इससे संबंधित है साथियों, पीत क्रांति का संबंध हमारे तिलहन उत्पादन से है। ये सवाल इस बार 2023 के समीक्षा अधिकारी में था। भारत के प्रमुख तिलहन उत्पादक क्षेत्र हैं मालवा का पठार हो गया, और मराठावाड़ा हो गया, गुजरात हो गया, राजस्थान, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के का रायलसीमा क्षेत्र हो गया, कर्नाटक, ये सब। ठीक है, भारत में तिलहन की फसलें हैं जैसे तूरिया, ये भी एक प्रकार की तिलहन है। ठीक है, तिलहन माने जहां से तेल, जैसे तेल बन जाए, तो तूरिया का तेल है, सरसों का तेल है, तिल का तेल, अलसी तेल, सोयाबीन का तेल, सूर्यमुखी तेल, अरंडी का तेल और बिनौली का तेल। तो ये सभी के सभी हमारे तिलहन की फसलें हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो हमारा मूंगफली होता है उसे तिलहनों का राजा कहते हैं। ठीक है, इसे ही हम लोग वडर नट या फिर गरीबों का काजू भी कहते हैं। यह शुष्क भूमि के लिए सबसे ज्यादा उचित फसल है। पेंगिंग प्रक्रिया का संबंध आप जानते हैं मूंगफली से होता है। देश में सोयाबीन की खेती का सबसे ज्यादा क्षेत्र वह मध्य प्रदेश में है। यह क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है कि सोयाबीन की खेती के लिए सबसे ज्यादा कहाँ पे क्षेत्र है, किस राज्य में सबसे ज्यादा सोयाबीन उत्पादन के लिए क्षेत्र है। तो साथियों हमारा जवाब होता है सर MP यानी मध्य प्रदेश। ठीक है, अब कुछ तिलहन है और उनकी प्रजातियां हैं जिसे रटना पड़ेगा क्योंकि पेपर में पूछा गया है। अब जैसे सरसों का देख लीजिए, सरसों में पूसा बोल्ड तो आपको याद ही हो गया होगा, ये तो पक्का।
यहाँ पे वरुड़ा और नो गोल्ड, इसे आप याद रखिए। नो गोल्ड पीली सरसों है और वरुड़ा आप याद रखिएगा। पीताम्बरी, नरेंद्र सरसों 2, धान भी है नरेंद्र, ये भी है। K88, जवाहर सरसों 2, राज विजय सरसों 2, सब में सरसों लगा है, लेकिन आशीर्वाद, माया और लक्ष्मी ये सरसों की प्रजातियां हैं, ध्यान रखिएगा। जवाहर तोरिया भवानी, ये जो है भवानी याद रखिएगा, यह तोरिया की प्रजाति है। चंद्रा मूंगफली की प्रजाति है। कौशल मूंगफली है साथी। प्रकाश, अंबर, उत्कर्ष, दिव्या, मतलब ये सब आप देखिएगा सब लग रहा है प्रकाश, अंबर, उत्कर्ष, दिव्या, ठीक है। ज्योति, ऐसे लग रहा है ये सब कैसे लाइट से संबंधित है, तो ये सब मूंगफली की प्रजातियां हैं। चित्रा है ना, गौरा, कोपरगांव, फिर RS समराला, सोमनाथ, जूनागढ़, कदीरी, कोंकण, ये सभी के सभी मूंगफली की प्रजातियां हैं, याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसी प्रकार से अलसी, एक बार में नहीं याद होगा, 3-4 बार पढ़ना पड़ेगा। अलसी, जवाहर अलसी 23, जवाहर अलसी 9, शुयोंग, फिर गरिमा, श्वेता, शुभ्रा, लक्ष्मी 27, शारदा, शेखर, पद्मिनी, गौरव, शिखा, याद रखिएगा ये अलसी की प्रजातियां हैं। पार्वती, रुचि और रश्मि, ये सी, ठीक है। सोयाबीन की अहिल्या 1, दुर्गा, बाप रे, पंजाब 1, इंदिरा सोया 90, JS 2029, PK 472, फिर पूसा 20 है। सूर्यमुखी की प्रजाति BHH 1, फिर DRSH 1, तुंगरा, भद्रा, फूले रविराज, प्रभात, PSH 2080, एक बार भी नहीं याद होगा यार, इसको स्क्रीनशॉट करके लिख लेना, कई बार पढ़ना पड़ेगा और तोड़ तोड़ के पढ़िएगा, याद हो जाएगा, एक बार में नहीं याद होगा, ठीक है। तिल की प्रजाति अगर आप देखेंगे तो ऊषा और प्योर, फिर कनके व्हाइट, फिर कृष्णा, ठीक है। गौरी, कृष्णा आप जानते हैं कि धान की प्रजाति भी होती है ना। माधवी, राजेश्वरी, परहा, गौतम, श्वेत तिल, सोमा, सूर्या, तिलक और तिलथारा, कंचन तिल, रमा, उमा, तापी, पद्मा, शेखर, तिलोत्तमा, विनायक और कालका। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है साथी कालका। ये तिल की प्रजातियां हैं, ये सब याद करना पड़ेगा। पेपर में अगर 1-2 क्वेश्चन बन जाएगा तो आप आगे हो जाएंगे, बाकी लोग आपसे पीछे हो जाएंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे दलहन को लेकर के। देखिए, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन 2023 क्या कहता है कि भारत विश्व में दलहन के उत्पादन में शीर्ष पर है, और ये स्टेटमेंट आपको रखना होगा कि भारत दलहन के उत्पादन में शीर्ष पर है। इसके बाद आप देखेंगे दूसरे नंबर पे बांग्लादेश, फिर पोलैंड, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम का नंबर आता है। हमारे यहाँ चना, उड़द, मूंग, मटर, मसूर ये सब हैं। दालों को कम नमी की आवश्यकता होती है और इन्हें शुष्क परिस्थितियों में भी उगाया जा सकता है। दलहनी फसलों में हवा से नाइट्रोजन संचित करने की क्षमता होती है, जो दालें होती हैं। अतः इन फसलों को आमतौर पर अन्य फसलों के आवर्तन यानी रोटेटिंग में भी बो दिया जाता है, ठीक है, जैसे फसल चक्र में बोया गया। अब देखिए कोबाल्ट, राइजोबियम द्वारा तात्कालिक नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक तत्व है। तो कोबाल्ट क्या करता है, राइजोबियम की मदद से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है साथियों, तथा विटामिन B12 के संश्लेषण में भी कोबाल्ट आवश्यक होता है। एक स्टेटमेंट याद रखिए क्या, कि भारत में दालों की कमी है। अब कहोगे सर विश्व का सबसे ज्यादा उत्पादन है, फिर भी हाँ, क्यों? क्योंकि इसकी मांग भारत में साथियों अधिक है, लेकिन भारत में प्रोटीन के अन्य स्रोत की कमी नहीं है। भले दाल की कमी है, लेकिन प्रोटीन के अन्य स्रोत हमारे यहाँ है, जिसकी वजह से सब कुछ मामला पूरा हो जाता है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ये कुछ उत्पादक राज्य हैं। अभी क्रम से इन राज्यों के बारे में हम देखेंगे। अब कुछ दलहनी हैं और उनके प्रजातियां हैं जो हमसे पूछे जाते हैं, उसे थोड़ा सा आपको याद रखना होगा। जैसे अरहर की प्रजाति आप देखिएगा तो पंत A1, फिर जागृति, प्रभात, पूसा 855, मालवी चमत्कार, पूसा अगेती, फिर बहार नाम का है, ये अरहर की प्रजातियां हैं। पेपर में आया हुआ है नरेंद्र अरहर, भाई नरेंद्र यहाँ भी है। अमर ये भी अरहर है, बसंत भी अरहर है, आजाद, मालवी विकास अरहर है। चना की प्रजातियां पे आलोक याद रखिएगा, उदय, फिर आधार, फिर JJ16, पूसा 256 और राधे। पूसा धान की प्रजाति है, आप याद रखिएगा ये भी है ना, लेकिन पूसा 376 के आसपास में है, ठीक है, और ये पूसा 256 है।
काबुली चना में आप याद रखिएगा शुभ्रा, ये शुभ्रा और उज्जवल, ये दोनों काबुली चना की प्रजातियां हैं। मटर का प्रजाति है प्रकाश, अपर्णा, सपना, ये मटर की प्रमुख प्रजातियां हैं, इन्हें याद रखिएगा। बाकी अर्कल, पालम त्रिलोकी, आजाद, P13, पालम, सुमूल, रचना, सीखा, सीखा भी याद देखिएगा, ये चना भी है ना। तो मालवी मटर, पूसा प्रभात, आदर्श, विकास, अमन, हरियाली, फिर पालथी मटर, ये सब ठीक है। तो अपर्णा ये पत्ते विहीन प्रजाति होती है, याद रखना है। मसूर की बात करेंगे तो नरेंद्र मसूर 1 हो गया, फिर DPL 15 हो गया, पूसा वैभव हो गया, मालवी विश्वनाथ हो गया, शेखर 13, पंत L 406, ये सब जो है मसूर की प्रजातियां हैं। बाजरा की बात करेंगे तो यह बलुआ और उथली मिट्टी पर उगाया जाता है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा में इसे उगाया जाता है। रागी साथियों शुष्क प्रदेश की फसल है और यह लाल, काली, बलुआ, दोमट, उथली, काली मिट्टियों पर उगाया जाता है। अगर हम बात करेंगे मेज यानी मक्का की थोड़ी सी, तो साथियों यह एक ऐसी फसल है जो खाद्यान्न व चारा दोनों रूप में प्रयोग किया जाता है और मक्का खरीफ की फसल है। 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर यह उग जाता है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी पर अच्छी तरह से मक्का उगाया जा सकता है, ठीक है। बिहार जैसे कुछ राज्यों में मक्का रबी की ऋतु में भी उगाई जाती है। बाकी कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश मक्का के हमारे प्रमुख उत्पादक हैं। अब हम कुछ बागानी फसल की बात करेंगे, जैसे काफी हो गया या देखिए यहाँ से चीजों को समझेंगे। काफी या कहवा उष्णकटिबंधीय वृक्षारोपण फसल होता है, जिसके लिए टेम्परेचर आपको 15 से 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास में चाहिए होता है और वर्षा जो है साथी 150 से 200 सेंटीमीटर के आसपास में चाहिए होता है। इसके लिए बेहतर जल निकासी की व्यवस्था करनी होगी और इसके लिए आपको भूरभूरी दोमट मृदा के लिए उपयुक्त मानी जाती है, ये मृदा चाहिए। अरेबिका, रोबोस्टा और लाइबेरिका, यह 3 किस्म होती हैं काफी की। भारत में जो हमारी रोबोस्टा काफी है, इसका उत्पादन अरेबिका काफी से ज्यादा होता है, ठीक है। और पश्चिमी और पूर्वी घाट की घनी प्राकृतिक छाया के नीचे उगाया जाता है रोबोस्टा काफी। कर्नाटक में आप देखेंगे तो बाबा बुदन की पहाड़ी, आंध्र प्रदेश में आप देखेंगे अराकू घाटी, ये भारत में काफी उत्पादक क्षेत्र हैं। भारत में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना 1984 में किया गया, इसे आप रख लीजिएगा, तथा इसका मुख्यालय गुरुग्राम, हरियाणा में बनाया गया है। दूसरी बात हम करेंगे चाय को लेकर के। चाय के लिए सामान्यतः 24 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान की जरूरत होती है और कम से कम 150 सेंटीमीटर की वर्षा की आवश्यकता होती है। इसके लिए ह्यूमस और आयरन से भरपूर वनीय मृदा उपयुक्त माना जाता है। कैसी मृदा? वनीय मृदा। काली चाय की पत्तियां किण्वित होती हैं, जबकि हरी चाय की पत्तियां वह अकिण्वित होती हैं। चाय की पत्तियों में कैफीन तथा टैनिन की प्रचुर मात्रा होती है। ग्रीन गोल्ड चाय की ही प्रमुख किस्म है। इसके बाद हम बात करें साथी रबड़ की। मुख्य रूप से भूमध्य रेखा के क्षेत्र में उगाया जाता है, लेकिन भारत के उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में भी इसका उत्पादन संभव है। इसके लिए बेहतर जल निकासी वाली समृद्ध जलोढ़क लेटेराइट मृदा आदर्श माना जाता है रबड़ के लिए। उद्दीपक फसल के में कौन कौन आता है? तो तंबाकू आता है, चाय, काफी, पोस्ता, भांग, धतूरा, अफीम। उद्दीपक माने जिसको खा के नशा हो जाए। अंतर्वर्ती फसल में आता है साथी उड़द, मूंग, चना होता है, ठीक है, लाही, सावा और आलू, ठीक है। रेशम की बात करेंगे तो चीन के बाद भारत विश्व का दूसरा प्रमुख कच्चा रेशम उत्पादक है, इसे आप याद रखिएगा, पेपर में आ सकता है, इसके बारे में आपको बताना होगा। तो भारत कैसा है रेशम उत्पादन में? दूसरे स्थान पर है, ठीक है। भारत में उत्पादित लगभग में 75% रेशम कैसा है? शहतूत से प्राप्त होता है। संसद के अधिनियम के तहत 1948 में केंद्रीय रेशम बोर्ड की स्थापना की गई, जो कि कैसा निकाय है? सांविधिक निकाय है। भारत में शहतूत, तसर, ओंक तसर, एरी और मोगा ये रेशम के प्रमुख प्रजातियां हैं जो कि उगाए जाते हैं साथी, ठीक है। अब हम एक एक की बात करेंगे, फिर हम डिटेल में रेशम पर और चर्चा करेंगे। शहतूत रेशम मुख्यतः दक्षिण राज्य जैसे कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और झारखंड, यहाँ पे आपको मिलेगा शहतूत रेशम उगाया जाता है। गैर शहतूत रेशम झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उत्तर पूर्वी भारत में उगाया जाता है।
2023-24 के अनुसार भारत में रेशम का उत्पादन करने वाले शीर्ष राज्य में सबसे ज्यादा रेशम वह कर्नाटक ने उगाया हुआ है। इसके बाद आप देखेंगे तो आंध्र प्रदेश, फिर उसके बाद असम, उसके बाद तमिलनाडु और उसके बाद पश्चिम बंगाल। ठीक है, 2023-24 की बात माने तो भारत में लगभग में 38,913 मीट्रिक टन रेशम का उत्पादन हुआ है और इतने उत्पादन के साथ भारत जो है चीन के बाद रेशम उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। मलबरी रेशम भारत में सबसे अधिक उत्पादित रेशम है, जो कुल उत्पादन का तकरीबन 75.59 यानी 76% के आसपास में भारत मलबरी रेशम का उत्पादन करता है। अब कुछ खाद्यान्न हैं जिनके उत्पादक आपको याद रखना होगा। ठीक है, अब देखिए इस समय की बात करें, यहाँ टाइपराइटर से मिस्टेक हो गया है, अब इसे सही कर दीजिए। यहाँ पे पहले पर आप गेहूं कर लीजिए, है ना, गेहूं कर दीजिए और यहाँ पे आप चावल कर दीजिए। उल्टा लिख दिया भाई साहब, कोई बात नहीं है, हो जाता है गलती। तो देखिए गेहूं का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कौन करता है, सबसे ज्यादा उत्पादक हमारा उत्तर प्रदेश है, सेकेंड नंबर पे आएंगे मध्य प्रदेश और तीसरे नंबर पे आएंगे पंजाब। तो ये 2023-24 का आंकड़ा है। चावल में सबसे ज्यादा उत्पादन आप देखेंगे तो तेलंगाना ने किया हुआ है, सेकेंड नंबर पे हमारा जो है उत्तर प्रदेश है और थर्ड नंबर पे हमारा कौन सा राज्य आता है, पश्चिम बंगाल। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बाकी कपास के उत्पादन में आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा कपास हमारा गुजरात, फिर उसके बाद महाराष्ट्र, फिर उसके बाद आपका तेलंगाना आता है। जूट में आप देखेंगे तो पश्चिम बंगाल सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद बिहार, उसके बाद असम। इसी तरह से मूंगफली में आप देखेंगे तो गुजरात, राजस्थान, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश। रेपसीड और सरसों के प्रोडक्शन में हमारा उत्तर प्रदेश सेकेंड नंबर पे है। तो हमारे उत्तर प्रदेश पर आपको बेसिक ध्यान रखना है। तो चावल के उत्पादन में यहाँ पे ऐसे कर लीजिएगा, चावल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पे, जबकि गेहूं के उत्पादन में पहले नंबर पे। रेपसीड और सरसों के उत्पादन में हमारा उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पे। सोयाबीन का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन सा राज्य करता है, तो साथी सोयाबीन सबसे ज्यादा एमपी यानी मध्य प्रदेश सोयाबीन का सबसे ज्यादा उत्पादक है। इसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद राजस्थान। जबकि सूर्यमुखी का तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कुल तिलहन का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन करता है, राजस्थान, उसके बाद आपका एमपी यानी मध्य प्रदेश, उसके बाद आपका गुजरात करता है। ये जरूरी है, याद रखिएगा। इसके साथ ही आप देखेंगे तो अरहर, अरहर का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है, तो कर्नाटक राज्य करता है, उसके बाद महाराष्ट्र। अरहर के उत्पादन में उत्तर प्रदेश हमारा तीसरे स्थान पे। तो इस पॉइंट को सर नोट करिएगा, अरहर के उत्पादन में उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर साथियों। ठीक है, चना के उत्पादन में एमपी शीर्ष पर है, सोयाबीन के उत्पादन में भी एमपी शीर्ष पर है, कुल दाल के मामलों में भी मध्य प्रदेश हमारा शीर्ष पर है। ठीक है, तो इसे आप थोड़ा सा याद रखिएगा। उसके बाद हमारा देखेंगे कुल दाल के मामलों में महाराष्ट्र आता है और उसके बाद राजस्थान। कहने का मतलब कि चना और कुल दाल के मामले में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान है। ठीक है, काफी की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कौन से राज्य में होता है काफी का, तो भैया काफी या कहवा सबसे ज्यादा होता है कर्नाटक में। उसके बाद कहाँ पे होता है, केरल में। उसके बाद कौन सा राज्य किया हुआ है, तमिलनाडु। असम में आप जानते हैं चाय का सबसे ज्यादा उत्पादन और वैसे ब्राजील में, और सेकेंड नंबर पे भारत है, ये तो आपको पता है। पश्चिम बंगाल में, उसके बाद आपका तमिलनाडु में। रबड़ का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन हमारे केरल में होता है, त्रिपुरा और कर्नाटक में। उसके बाद आप नारियल का उत्पादन आप देखेंगे तो कर्नाटक में होता है, तमिलनाडु में, उसके बाद केरल में। कोकोआ का उत्पादन हमारा आंध्र प्रदेश करता है, उसके बाद केरल और कर्नाटक करते हैं। काजू का प्रोडक्शन आप देखेंगे तो महाराष्ट्र में किया जाता है साथी, उसके बाद आपका आंध्र प्रदेश, उसके बाद आपका उड़ीसा। ठीक है, सुपारी का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कौन करता है, तो कर्नाटक राज्य करता है, फिर उसके बाद केरल, उसके बाद असम। तंबाकू का मैक्सिमम प्रोडक्शन वह गुजरात में होता है, उसके बाद आंध्र प्रदेश और तीसरे नंबर पे हमारा उत्तर प्रदेश। तो मेरे भाई तंबाकू भी हमारे यहाँ प्रोडक्शन किया जाता है, तीसरे नंबर पे हम तंबाकू उत्पादन में हैं। जूट और मेस्ता की बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल इसमें शीर्ष पर है, उसके बाद बिहार, उसके बाद साथियों असम राज्य। केले का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन आप जानते हैं महाराष्ट्र में होता है, फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद साथियों तमिलनाडु। लीची का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन वो बिहार में होता है, फिर पश्चिम बंगाल, फिर उसके बाद पंजाब में। अगर हम कुल फल के मामले में देखें तो आंध्र प्रदेश कुल फल के मामले में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन, सेकेंड नंबर पे महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पे हमारा उत्तर प्रदेश। देश में आम का सबसे बड़ा उत्पादन हमारा उत्तर प्रदेश करता है, अमरूद का सबसे बड़ा उत्पादक हमारा उत्तर प्रदेश है। जीरा की बात करेंगे तो साथियों जीरा जो है वह गुजरात में सबसे ज्यादा होता है, इसके बाद राजस्थान, इसके बाद पश्चिम बंगाल। लौंग की बात करेंगे तो तमिलनाडु, कर्नाटक में सबसे ज्यादा इसका प्रोडक्शन होता है साथियों। तंबाकू की बात करेंगे तो गुजरात, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश, यानी तंबाकू के मामले में आपने देखा ऊपर भी चर्चा किया गया था। नारियल जो है वो आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा, उसके बाद पश्चिम बंगाल, फिर
तमिलनाडु में। इलायची का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा केरल में होता है, इसके बाद सिक्किम में, देन आफ्टर हमारे अरुणाचल प्रदेश में। भारत में रेशम के उत्पादन की बात करेंगे 2023-24 के आंकड़ों के। अब देखिए हम बात करेंगे राज सिल्क की, तो कच्चा रेशम का शीर्ष उत्पादक राज्य कौन कौन सा है, तो आप देखेंगे तो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, जम्मू और कश्मीर। भारत का कुल कच्चा रेशम उत्पादन 2023-24 में 29,892 मीट्रिक टन था, जिसमें से शहतूत रेशम का हिस्सा जो है वो तकरीबन 92% है। कर्नाटक अकेले देश में कुल रेशम उत्पादन का लगभग 50% योगदान देता है। ठीक है, भारत जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा रेशम उत्पादक और उपभोक्ता है, जो विश्व के कुल रेशम उत्पादन का तकरीबन 18% योगदान देता है। साथियों अब हम बात करेंगे मलबरी, तो इसके शीर्ष उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं, तो देखिए कर्नाटक सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, फिर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर। शहतूत रेशम मुख्य रूप से बॉम्बिक्स मोरी रेशम कीट से प्राप्त किया जाता है, जो कि शहतूत के पत्तों पर पाले जाते हैं। साथियों तसर रेशम के शीर्ष उत्पादक कौन कौन है, तो झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और मध्य प्रदेश। तो देखिए शहतूत रेशम का प्रोडक्शन कर्नाटक, कच्चा रेशम का सबसे प्रोडक्शन कर्नाटक, सेकेंड नंबर पे आंध्र प्रदेश, शहतूत रेशम सेकेंड आंध्र प्रदेश, कुल उत्पादन में कच्चा रेशम तमिलनाडु, शहतूत रेशम में तमिलनाडु। ठीक है, ये दोनों में कॉमन है। आप देखिएगा कहने का मतलब है शहतूत रेशम में अगर आपसे पूछेगा सबसे ज्यादा प्रोडक्शन, तो जवाब होगा कर्नाटक, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा तमिलनाडु, चौथा पश्चिम बंगाल, पांचवा जम्मू कश्मीर। ठीक है, यहीं पर अगर कहेगा टसर रेशम में बताओ, तो टसर रेशम में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कौन किया है, झारखंड, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, फिर मध्य प्रदेश। कुल रेशम उत्पादन का 2% उत्पादन टसर रेशम का है, यानी कुल जितना रेशम होला उसमें 2% टसर का हिस्सा है। टसर रेशम जंगली रेशम कीटों से प्राप्त किया जाता है। केंद्रीय टसर अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान रांची में है, ये भी रख लेना है, कहाँ पे है, रांची में है। अब हम बात करेंगे ईरी रेशम की। साथियों ईरी रेशम के शीर्ष उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं, तो असम है, मेघालय है और उत्तर पूर्वी राज्य में ईरी रेशम। और एरी रेशम का उत्पादन कुल रेशम में कितना है, टसर से ज्यादा है, यानी 8.6%। एरी रेशम को हम अहिंसा रेशम भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि कौन कौन से रेशम निकालने के लिए यहाँ पे कीट को नहीं मारा जाता है। ठीक है, और केंद्रीय एरी अनुसंधान संस्थान साथियों यह मेघालय में है। क्लियर हो गया। ठीक है, अब भारत में कुछ बोर्ड हैं, उनके मुख्यालय आपको याद करना होगा। आर 2023 में सवाल पूछा जा चुका है। मसाला बोर्ड यह हमारे केरल में पड़ता है, कोच्चि में। कॉफी बोर्ड यह बेंगलोर के कर्नाटक में है। चाय बोर्ड यह कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। रबड़ बोर्ड यह कोट्टायम केरल में है। तंबाकू बोर्ड यह गुंटूर आंध्र प्रदेश में। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड गुरुग्राम हरियाणा में है। राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास बोर्ड हैदराबाद तेलंगाना में है। भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड यह पुणे महाराष्ट्र में पड़ता है। साथी राष्ट्रीय जूट बोर्ड यह कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। कुछ क्रांतियां हैं उससे संबंधित क्षेत्र पेपर में पूछा गया, जैसे हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से है। सुनहरी क्रांति फल एवं सब्जी उत्पादन से है। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य पालन। लाल क्रांति का संबंध मांस टमाटर उत्पादन। काली क्रांति का संबंध पेट्रोलियम उत्पादन। गोल क्रांति का संबंध आलू उत्पादन। पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन। गुलाबी क्रांति मांस निर्यात या फिर झींगा उत्पादन से है। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन। रजत क्रांति अंडा उत्पादन और कृष्ण क्रांति बायोडीजल उत्पादन। बादामी क्रांति यह मसाला उत्पादन से संबंधित है। भारत में पशु संसाधन की बात करेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पे आता है। तो FAO के आंकड़ों के अनुसार कुल दूध उत्पादन में विश्व में भारत प्रथम स्थान पे है, यानी दूध उत्पादन में हम शीर्ष पर हैं। 2023-24 की बात माने तो हमने यहाँ पे कुल दूध उत्पादन का तकरीबन विश्व स्तर पे देश में कुल 239.30 मिलियन टन हमने दूध का उत्पादन किया हुआ। भारत के दुग्ध उत्पादक शीर्ष राज्य हमारा उत्तर प्रदेश शीर्ष पर है, इसके बाद राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, उसके बाद गुजरात और 5वें नंबर पे महाराष्ट्र है। वर्ष 2023 के 24 के दौरान कुल भंडारण उत्पादन 142.4 बिलियन के आसपास में है। FAO के आंकड़ों के अनुसार अंडा उत्पादन में साथियों भारत चीन और इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान पर आता है। वर्ष 2023-24 में शेष अंडा उत्पादक राज्य हमारा जो है वह आंध्र प्रदेश है, इसके बाद तमिलनाडु,
तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, उसके बाद कर्नाटक है। विश्व पशु जनगणना की बात करेंगे तो ये कहता है कि भारत में कुल तकरीबन 53.57 करोड़ पशु हैं। विश्व में सबसे अधिक मवेशी भारत में ही पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ पश्चिम बंगाल में, फिर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में, फिर यहाँ पे राजस्थान, बिहार और कर्नाटक में मिलते हैं। कुल पशुधन के मामले में उत्तर प्रदेश देश का साथियों पहला राज्य है, यानी देश के में पहले स्थान पे कुल पशुधन के मामले में है। अगर आपसे पूछेगा कुल पशुधन किस राज्य में सबसे ज़्यादा, तो हमारा उत्तर प्रदेश है। इसके बाद राजस्थान और मध्य प्रदेश का नंबर आता है। भारतीय भैंस को हम वाटर बफेलो कहते हैं, जल भैंस भी कहते हैं, और जीनस ब्रूबेलस इसका रासायनिक नाम है। भारतीय भैंस की नस्ल विश्व में सबसे अच्छी है। भारत में भैंस की प्रमुख नस्ल मुर्रा, भादवरी, जाफरबादी, सुरती, नागपुरी और एलचूरी है। यहाँ पे आपको याद रखना होगा, भैंसों के अनुसंधान के लिए केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार में है, ठीक है, जबकि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल, हरियाणा, हिसार भी हरियाणा में है, करनाल भी है। अब यहाँ पर कुछ पशु हैं, उनकी प्रजातियां हैं जो पेपर में आती रहते हैं, इन्हें आपको याद रखना होगा। जैसे गाय की कौन कौन सी प्रजाति है, तो गाय की प्रजातियां में कांकरेज, सिंधवी, साहिवाल, नागौरी, जरसिंधी और थारपाकर, गिरी, देवनी और लाल सिंधी है। इसी तरह से भैंस की मुर्रा, भदावरी, फिर जाफराबादी, महसाना, तराई, सुरती, नागपुरी, एलचूरी है। बकरी की जमुनापार, अंगोरा, फिर एंग्लो नूबियन, फिर सानेन, फिर नूरीज, बीकानेरी, मोगरा, दानपुरी, बर्बरी, चंबा, गड्डी, कश्मीरी, पश्मीनी, बीतल या फिर मारवाड़ी, ये सब है। चोकला भी है जो कि बकरी की प्रजाति है। भेड़ की प्रजाति है लोही, कोका, कच्ची और बोकला, दानपुरी, मोगरा। तो ये आप प्लीज रख लेना, पेपर में आता है। साथियों, जो हमारा अगला चैप्टर होगा, चैप्टर नंबर 5, इसमें हम भारत में खनिज और ऊर्जा संसाधन की बात करेंगे, जो कि अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसमें भी हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, कौन कौन से क्षेत्र हैं, कहाँ से कैसे सवाल आते हैं, उस विषय पर हम आपसे चर्चा कर देंगे। तो शीर्ष उत्पादक कौन कौन से ग्रेफाइट के, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और इसके साथ साथ तेल और निगम कौन कौन से हैं, कहाँ पे क्या बनाया गया है, यहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं, संयंत्र वगैरह से भी, ठीक है। ताप विद्युत केंद्र कौन कौन से हैं, सवाल यहाँ से साथियों बनता रहता है। तो कल हम आपसे इस पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए इजाज़त दीजिए, मिलते हैं कल आपसे। वंदे मातरम, जय हिंद।